हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अरे भाई, कल का वीडियो तो आप लोगों ने बहुत मजेदार तरीके से देखा, पसंद भी आया आप लोगों को शायद, और आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा और ये मुझे पसंद आया। और जब मुझे पसंद आया तो मैंने एक बात सोचा। क्या सोचा मालूम है तुमको? कि क्यों ना बीच लगा के वीडियो डाल देते, क्यों ना लगातार डाल दे। तो आज मैं वीडियो इसलिए लेके आया हूं कि अभी आप लोग क्या है ना, लय में है, एग्जामिनेशन का एकदम प्रेशर लग रहा है कि कपा एकदम खा गया, क्या करी। अरे कुछ मत करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा वीडियो कंप्लीट देखो, मजा आ जाएगा, फाड़ के रख देंगे। कल का जो पेपर था उसमें मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस करा था। आज के इस क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दिए गए हैं ताकि मैं शुरू में बनाऊंगा और उसके बाद फिर आप लोगों से उसका आंसर पूछूंगा और आप लोग फिर उसका जवाब मुझे देंगे, सही ना? और उसके बाद जितनी बार आपको सही होगा तय बार हम लोग ताली पीटेंगे। ओके, वेल डन वेल डन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी हमारा आज का। ये कहानी है उस जमाने की जब पंचतंत्र की किताब पढ़ा करते थे हम लोग, और वो कहानी ये देखो, किसी तत्व के समस्थानिकों के नाभिकों में। डू यू नो व्हाट इज ए समस्थानिक? समस्थानिक का अंग्रेजी पहले जानो, होता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स। सर, समस्थानिक का मतलब बता दीजिए मुझे। समस्थानिक क्या है? 2 नंबर में आ गया तो वैसे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक तो बराबर हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। तो देखो, परमाणु क्रमांक 1 हो, बस यहीं पे तुम्हारा आंसर है, यहीं पे। परमाणु क्रमांक 1 हो मतलब परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के। तो दोनों नाभिक में परमाणु क्रमांक जो है समान हो मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या हो? समान हो। तो बताओ, किसी तत्व के समस्थानिकों के नाभिक में अवश्य है न्यूट्रॉनों की संख्या समान? नहीं, ये सम न्यूट्रॉनिक कहे जाते हैं। प्रोटॉनों की संख्या समान? जी सर, प्रोटॉन की संख्या समान, और आंसर नंबर हो जाएगा बी। क्लियर है का? अब देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या अगर समान हो गया तो क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखा मतलब कि तत्व भी बदला ही नहीं, वही तत्व है कि नहीं? प्रोटॉनों की असमान संख्या प्रोटॉन की संख्या असमान हो जाए और द्रव्यमान जो है द्रव्यमान संख्या बदल जाए तो उसको समभारिक कहा जाता है, आइसोबारिक। क्लियर है ये सारी चीजें? इसका आंसर कौन सा होगा? बी होगा। कोई दिक्कत दोस्त? कोई दिक्कत नहीं, मजेदार सवाल था, आ सकता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है ये सवाल आपके लिए। अगला सवाल उसी विष्णु शर्मा द्वारा लिखित किताब से ही है, पंचतंत्र की कहानी। भेड़िया आया कोई नहीं आया, फिर भेड़िया आया कोई नहीं आया, अगली बार सच में भेड़िया आया, बचाने कोई नहीं आया। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसका क्षय नियतांक जो है लैम्डा है। इसकी अर्ध आयु और माध्य आयु क्या होंगे? देखो, आपको याद होगा टी और ये याद होगा टाउ। कल के वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था हम लोगों ने, ये अर्ध आयु है और ये माध्य आयु है। अर्ध आयु के जब बारे में बात की जाएगी तो 0.693 बाई लैम्डा। और ये कहां से आया था? जब आपको याद होगा एक्सप्रेशन जब हमने निकाला था तो log E2 था, बटा में लैम्डा था, log E2 था बाई लैम्डा, और इसी को मैंने log 10 में बदल के वैल्यू निकाला था तब इतना कुछ आया था। टाउ के लिए ये वाला आया था। तो अब देखो, ये हो गया हमारा अर्धकाल और ये हो गया हमारा माध्यकाल। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। सीधे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आज कंप्लेन किया सबके सर, हटते कहां हैं आप आगे से कि हम स्क्रीनशॉट ले ना है? हट ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, कबार के स्क्रीनशॉट ले लो। इसी का 2-4 हाली मत ले लेना, समझ रहे हो ना? एक ही बार लेना है, बरबक कहीं क्या। आओ अगला क्वेश्चन देखो, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो विद्यार्थियों, पढ़ो। एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? वैसे तत्व जिनके नाभिक से हमेशा रेडियो एक्टिव विकिरण निकलते रहे का अर्ध आयु काल वही है जो रेडियो एक्टिव तत्व वाई का औसत आयु है। अरे भाई, मान लो एक्स बा वाई बा, एक अर्ध आयु 10 साल
एकर अर्ध माध्य आयु 10 साल, दोनों का कहता बराबर बराबर। एग्जांपल देनी हम कि जवन एकर अर्ध का आयु बा उहे ओकर माध्य आयु बा, मतलब साफ बात कि एकर अर्ध आयु जवन हुई कम हुई, वाई का अर्ध आयु कम होगा, इसका अर्ध आयु ज्यादा है, तो अर्ध आयु कम होना माने जल्दी खर्च हो रहा है, वाई का अर्ध आयु ज्यादा माने धीरे धीरे खर्च हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि वाई जो है ना तेजी से क्षय हो रहा है एक्स के तुलना में। तो देखो प्रारंभ में एक्स और वाई की क्षय दरें समान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षय दर तो निर्भर करता है कि परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, और यहां पर कुछ बात नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, प्रारंभ में इन दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है ना। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रारंभ में भले ही परमाणुओं की संख्या बराबर हो, लेकिन सारे पदार्थों का क्षय नियतांक लेमडा अलग अलग होता है ना। इन आगे 10 को परमाणु, हमरो भी 10 को परमाणु, 10 लाख रुपए हमरो भी, 10 लाख रुपए बगलो वाला भी। एगो बड़ुए जवन एकदम बहा कंजूस हो, एगो हम बानी कि बहुत ज्यादा खर्चीला है। मजाक कर रहे सर, अरे हैं तो चलो, तो कौन ज्यादा 10-10 लाख रुपया है तो शुरू में हम तेज करेंगे, बाद में करेगा नहीं। खर्चीला है तो शुरू से तेज करेंगे, और वो कंजूस है तो शुरू से बचाएगा। सेम कीजिए यहाँ पे है, लेमडा का वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन तेज खर्च करेगा। लेकिन यहाँ पे तो साफ समझ में आ रहा है कि आधा हई जवन बड़ुए नु एकर अर्ध आयु जवन बा एक्स से कम बा। काहे कि एकर औसत आयु एकर अर्ध आयु के बराबर बा, और औसत आयु अर्ध आयु से तो ज्यादा होता है कि नहीं। पूरा एवरेज जो निकालोगे औसत आयु अर्ध आयु से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो औसत आयु आएगा वह इसका वो और इसका अर्ध आयु दोनों बराबर है, मतलब कि y का अर्ध आयु कम होगा, x का अर्ध आयु ज्यादा है। y तेजी से क्षय हो रहा है, x धीरे धीरे हो रहा है, तो y x की अपेक्षा तेजी से क्षय होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये थोड़ा दिमाग लगाना था, इस सवाल में दिमाग लगाना था, और आप लगाओगे क्योंकि आपके पास है क्या दिमाग। आओ, कौन सा क्वेश्चन है? 4 नंबर क्वेश्चन। ये भी सुंदर सवाल है दोस्तों, ये भी सुंदर सवाल है। कह रहा है कि 4 अर्ध आयु के पश्चात, 4 गो अर्ध आयु माने n अर्ध आयु की संख्या कितनी होगी? 4। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अविघटित भाग कितना रह जाएगा? आपको याद है हम आपको बताए थे n बटा में n नॉट बराबर 1/2 का पावर 1 n, बताए थे। तो ऐसे में आप n बटा में n नॉट, सॉरी n बटा में n नॉट बराबर 1/2 में पावर कितना बा? n 4 माने हो गई 1 में कितना हो गई? हो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16 आ गई 16। अब प्रतिशत निकाले का, प्रतिशत में कहता तो n बटा में n नॉट आ गुना 100 माने 1 में 16 गुना 100 आ गई प्रतिशत में। प्रतिशत में आ गई 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, 16 पांच 80, इतना आ गई। देखो 6.25% तार आंसर हो गई। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। n विघटित होने के बाद कितना बचा, n नॉट शुरू में कितना था। ये फॉर्मूला याद रखोगे, क्लास में इसमें बहुत सारे सवाल मैंने कराए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए हो गया। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय किसने दिया था? न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय है किसको है? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? सब लोगों को तो मुंह जुबानी याद होगा, चैडविक। सबको ये याद होगा, क्या होगा? चैडविक। और यहाँ पे देखो चैडविक। चलो इन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। थॉमसन ने किसका इस्तेमाल किया था? देखो भैया, थॉमसन ने किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, रदरफोर्ड ने नाभिक का, याद रखिएगा। रदरफोर्ड किसका? न्यूक्लियस का, नाभिक का। प्रोटॉन का भी, किसका? प्रोटॉन का भी, याद रखिएगा। नाभिक और प्रोटॉन दोनों की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। बेकुरल ने क्या किया था? बेकुरल ने रेडियो एक्टिव किरणों की खोज करी थी। रेडियो एक्टिव किरण, रेडियो एक्टिविटी ये किसने करी थी? बेकुरल ने करी थी। और चैडविक ने किसका करा था भाई? चैडविक ने करा था न्यूट्रॉन का। चैडविक ने करा था न्यूट्रॉन का। तो देखो भैया, सबके बारे में जान लो, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। तो तुम उस समय थोड़ा सा भी हिचकिचाहट मत लाना, धड़ाक से आंसर कर देना, और ये आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लिए भैया। चलो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी खूबसूरत सवाल है, लेकिन बेहद इजी है, बेहद आसान है, बेहद आसान है। यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235। अरे वाह, यूरेनियम है ये 92 इसका परमाणु क्रमांक, और ये 235 इसका द्रव्यमान संख्या। अब क्या पूछ रहा है कि परमाणु क्रमांक 92 है। यूरेनियम का प्रोटॉन, ए बाबू प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा 92। ओके, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? अरे भैया 235 में से 92 घटा दो, कितना आसान सर। 135 और 8,
143 तो न्यूट्रॉन की संख्या 143। ओके ओके, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, अरे भाई यूरेनियम जो है आवेशित, अभी तो ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो आयन के रूप में है या किसके रूप में है, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी प्रोटॉन की संख्या, ये भी 92। तो देखो 92 143 92 92 143 92 और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। बोलो इसमें दम था क्या? ये तो तुमसे खुद होना चाहिए था, खुद होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं दोस्त। ये देखो कल का ही सवाल है, कल के वीडियो का पहला सवाल। एक तत्व की परमाणु संख्या Z है और उसका द्रव्यमान A है। जैसे यहां पर Z है, A है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? इसमें से इसको घटा दो, A माइनस Z। ये तो एकदम लॉलीपॉप है, इसको तो वही नहीं करता। परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? A माइनस Z होगी। पक्का ना? पक्का ना? पक्का ना? ओके सर। 8 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 20 सेंटीमीटर मोटाई वाले इस्पात में कौन सा पार कर सकता है? देखो कोई भी तरंग अगर कोई अपारदर्शी माध्यम को पार कर रही है तो समझ लेना कि वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी तरंगें होती है जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ रहे बात को? भैया विद्युत चुंबकीय तरंग होगी तो पता करते हैं यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? क्या अल्फा कण विद्युत चुंबकीय तरंग है? नो 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 नो, जो 2 प्रोटॉन है, मतलब कि हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम का क्या है? न्यूक्लियस। अल्फा कण हीलियम का न्यूक्लियस और होता है पॉजिटिव। बीटा कण, अरे भैया ये तो नाभिक के विघटित होने से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो है, नाभिक के विघटित होने से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वही तो बीटा कण है। और बीटा कण निगेटिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। गामा कण, ओहो माय गॉड, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? गामा कण कम, गामा किरण ज्यादा कहते हैं इसको। विद्युत चुंबकीय तरंग है ये। और विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, समझ रहे बात को? विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं अधिकांश गामा किरणें ये इस्पात को आराम से पार कर सकती है। सर पाराबैंगनी किरणें क्यों नहीं बोले आप? पाराबैंगनी किरणें भी तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। जी हाँ एकदम है। और ये दोनों में से हो सकता था, लेकिन मैंने इसको क्यों नहीं बोला? पता है क्यों? इसलिए क्योंकि मोटे इस्पात को भेदने के लिए भोंकन क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, भेदने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता अगर किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में है तो वो है गामा कण, वो है गामा किरण। पाराबैंगनी किरण की भेदने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होती। समझ रहे ना? सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा, फिर एक्स, फिर पाराबैंगनी, फिर दृश्य, उसके बाद सूक्ष्म औरक्त, फिर सूक्ष्म और उसके बाद रेडियो। समझ रहे हो बात को? इसको आगे आपके अब जो हम पढ़ाने वाले विद्युत चुंबकीय तरंग, अगला जो लेक्चर आपका आएगा शायद कल वीडियो में, वो विद्युत चुंबकीय तरंग पर ही होगा और डिटेल में बात करेंगे उसमें कि कैसा किसकी भोंकन क्षमता किसकी ज्यादा होती है। यहाँ पे पाराबैंगनी किरण नहीं होगा क्योंकि इसकी भेदन क्षमता कम होती है, गामा कण की ज्यादा होती है, इसीलिए आराम से इसको भोंक के चला जाएगा। 8 के बाद 9, कौन सा कथन सही है? बीटा किरणें कैथोड किरणों के समान है। क्या लगता है आपको? एक चीज में तो समान है कि बीटा किरण भी निगेटिव होता है, कैथोड किरण भी निगेटिव होता है। कैथोड किरण भी निगेटिव होता है और बीटा किरण भी निगेटिव होता है, और एकदम बहुत बढ़िया बात है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया ए नंबर हमारा सही है, किरणों के समान है। अल्फा कण एकल आयनित, हीलियम एकल आयनित, ये सारी ए नंबर। कौन सा नंबर? ए नंबर। आराम से आप 1 नंबर क्लिक कर सकते हो यहां से, ऑप्शन नंबर ए। समानता है दोनों में, बीटा किरण भी निगेटिव होता है और कैथोड किरण भी निगेटिव होता है। यहां पे सवाल देखो, बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, अरे बीटा वही ये वाला की उत्पत्ति होती है या कहां से आती है? परमाणु की आंतरिक कक्षा में नहीं। बीटा किरण जो होते हैं ये कभी भी परमाणु के आंतरिक कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाभिक में विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन, नाभिक में कभी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये भी गलत। नाभिक से निकलने वाले फोटोन, अरे भाई नाभिक में उतरने वाले फोटोन होंगे और ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव होता है, फोटोन 0 चार्ज होता है, तो ये कभी सिमिलर हो नहीं सकते। नाभिक के न्यूट्रॉन के विघटन से, जी हाँ, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन जो विघटित होते हैं ना, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन जो विघटित होते हैं वहां से ही गामा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। और यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बेहद बढ़िया सवाल था, ये खूबसूरत सवाल था और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, अभी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आएगा। इनमें से कौन आवेश रहित है? आवेश रहित का मतलब चार्जलेस। आवेश का मतलब होता है किस पर Q 0 है। आइए देखते हैं। अल्फा कण पे नहीं, अल्फा पे प्लस 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। बीटा पे नहीं, माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। फोटोन कण पे और फोटोन पे, अरे यार फोटोन कण पे या फोटोन पे?
कौन मारोगे? सेम लग रहा है, फोटोन कण पे या फोटोन पे? देखो फोटोन कण की बात करते हैं, अगर पार्टिकल की बात करिएगा, फोटोन पार्टिकल की, तो हम इसको नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे फोटोन कण? क्योंकि कण है तो फ्रिक्शन हो रहा होगा, घर्षण हो रहा होगा, कहीं रगड़ा रहा होगा, जिसके कारण से वो आवेशित हो जाए, शायद हो जाए। लेकिन फोटोन, फोटोन सिंपली फोटोन, इस पर कोई आवेश नहीं होता, और हमारा आंसर कौन सा होगा? फोटोन होगा। क्लियर है? चलिए दोस्त, अगला सवाल, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है? ये तो कल का सवाल है, ये तो कल का सवाल है। और आप मुझे बताओ ये करके कि कौन सा इसमें होगा? क्या औसत आयु होगा? नहीं। क्या अर्धायु होगा? जी हाँ, अर्धायु ही होगा। अपने पूरे परिमाण का आधा अगर बच जाता है तो वो उसकी अर्धायु कही जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी। ये कल का सवाल है, अगर कल का वीडियो देखते तो आपको आंसर आ जाता। ये देखिए, ये देखिए दोस्त, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। पहले बताओ बीटा किरण है क्या? कई बार बता चुका मैं, बीटा किरणें निगेटिव होती है, और निगेटिव चार्ज है तो चार्ज ना, तो जो चार्ज होता है ना वह इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में विक्षेपित होता है। आओ पता करते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होगा क्या? नहीं होगा। केवल चुंबकीय क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं। केवल चुंबकीय क्षेत्र क्यों? विद्युत क्षेत्र में भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र में भी होगा। केवल विद्युतीय क्षेत्र में नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होगा। तो ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। अभी तक तुम लोग लाइक नहीं दबाए, एक भी अभी तक नहीं दबाए हो। तुरंत दबाओ, तुरंत दबाओ, और शेयर करते जाना है ना। अपना कमेंट फीलिंग सब लिखते जाओ और लाइक दबाते जाओ, दोस्तों को भी शेयर करते जाओ, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। ये देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल है, ये भी सवाल मजेदार है। 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या कितनी होगी? पहले तो पता करो कि इतनी आवृत्ति के में कितनी ऊर्जा होगी। यह आवृत्ति है 10 के पावर 14 हर्ट्ज। निकालते हैं, ई बराबर कितना हो जाता है? एच न्यू। तो ये कितना? एक फोटोन की है, एक फोटोन की ऊर्जा है, एक फोटोन की क्या है? ऊर्जा है। और हर एक फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है और वह एच न्यू के बराबर होती है। 6.62 गुना 10 के पावर -34 गुना आवृत्ति कितना बा? 10 के पावर 14। तो बबुआ जी 6.62 गुना 10 के पावर -20 जूल। ये देखो, ये हो गया एक फोटोन की ऊर्जा। आपसे कह रहा है कि 6.62 जूल में कितना फोटोन हुई? तो बबुआ रे, हाथना जूल में एक फोटोन, तो हाथना में कितना? तो देखो, इतना जूल में एगो फोटोन के 4 से भाग दे दो, 6.62 गुना 10 के पावर -20 जूल। अब भाग दो, जितना आएगा वो फोटोन की संख्या हो जाएगी। ये खत्म हो गया, जूल से जूल खत्म हो गया, 10 के पावर -20 ऊपर जाएगा, 10 के पावर 20 फोटोन। तो देखो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10 के पावर 20, है ना। अरे भाई, 2 रुपया में एक आम, तो 20 रुपया में कई आम मिली? 20 गो रुपया लिख दो, अब बटा में एगो आम के दाम जोड़ दो, भागा दो आम के संख्या आगे। वो सही कितना एनर्जी बा उ लिख लो, और एगो फोटोन की ऊर्जा लिख लो, और दोनों के भाग दे दो, फोटोन की संख्या आ जाए, और एक जैसा हरा गया 10 के पावर। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना आ गया? सी आ गया। तो दोस्त चलिए, ये क्वेश्चन जो है हमारा 15 नंबर देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां। ये भी कल के वीडियो में सवाल आया हुआ था। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां। नाभिकीय अभिक्रिया एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें सभी राशियां संरक्षित रहती हैं, चाहे द्रव्यमान हो, आवेश हो, या फिर आपका संवेग हो, या माने कोणीय संवेग हो, सब चीज। तो यहाँ पे ध्यान लो, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, उपरोक्त सभी। कल के वीडियो में मैंने ये कहा था, आप लोगों को आंसर अपने से कर लेना चाहिए था। ये आप लोग को कमेंट में आना चाहिए था कि सर मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। आता है तो करो, ये सवाल देखो और बताओ, ये सवाल देखो और बताओ। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग, बोर का नियम, कोणीय संवेग उसने बोला था, कोणीय संवेग उसने बोला था कि h/2 पाई का पूर्ण गुणज। किसका पूर्ण गुणज? h/2 पाई का। तो देखो h/2 पाई, ये हमारा आंसर है, बी नंबर। समझ गया बात को? कोणीय संवेग एल जिसको बोलते हैं हम लोग, कोणीय संवेग जो होता है h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। तो यहां से भी 16 नंबर का आंसर आपके पास आ गया। बहुत तेजी से भाग रहे हैं सर, क्यों? इसलिए क्योंकि ये सवाल तुमको आता है। ये सवाल देखो तुमको आता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। देखो यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे। कल एक वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तुम लोगों से, हमसे वो चीज हम भी क्लियर करेंगे। यहां सूर्य के वो क्या बोलते हैं? सूर्य ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। और सूर्य के भीतर, तारों के भीतर एक ही प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? संलयन। तारों के बीच में हो
सुई के बीच में हो, अंदर हो, और जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है सब संलयन प्रक्रिया के कारण से, तो न्यूक्लियर संलयन के कारण से। कल वाला क्या बता रहे थे सर? देखो हाइड्रोजन बम के बारे में कल मैंने बताया था, हाइड्रोजन बम है ना, हाइड्रोजन बम। तो ये हाइड्रोजन बम जो होता है, पूछा था कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है, कल का वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है? और एक होता है एटम बम। एटम बम, दो बम होता है। देखो एटम बम तो एकदम नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन पे। लेकिन हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं वो संलयित होते हैं और उसके बाद इनका निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो कल वाले वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8 हालांकि क्लास में मैंने मेंशन कर रखा था आते आते ही, तो आप उसको भी कर लोगे कि हाइड्रोजन बम जो होता है किस प्रक्रम पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। समझ गए बात को? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, एटम बम नाभिकीय विखंडन। चलिए दोस्त क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? और अच्छा ये बड़का टी दिया हुआ है, अब बड़का टी दिया हुआ है एक मतलब इससे आप पूछ रहा है, कह रहा है कि भैया जी ये क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, ये क्या है? समझ रहे बात को? पहले तो ये दिया हुआ है, टी का मतलब क्या है? हमको लगता है कि यहाँ टी का मतलब औसत आयु दे दिया है, एवरेज, ए लिख दिया ना, तो एवरेज टाइम, औसत आयु, एवरेज एज। चलो औसत आयु के बारे में बता दो कौन सा सही है तुमको। हम लोग टाउ से जिसको दिखाते थे, हम लोग जिसको टाउ से दिखाते थे वो यहाँ पे टी ए लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे लिखते थे। तो देख लो 1/λ कहाँ है? 1/λ यहाँ है, और आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आंसर बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोल दे अभी भाई, मेरे कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलो आ जाओ यहाँ क्वेश्चन नंबर 19। अब बताओ मुझे, ये बताओ मुझे, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन अभी? हो रहा है? अब बताओ मुझे 20 सेंटीमीटर मोटाई वाला इस्पात में कौन सा पार हो सकता है? क्या बताया मैंने? अल्फा पार होगा? नहीं। बीटा पार होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल है। गामा किरण? हाँ सर ये होगा, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी वेधन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। सर पाराबैंगनी भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन वेधन क्षमता क्या होती है इसकी? कम होती है। इसीलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? सी होगा। अब ये कभी नहीं भूलोगे तुम, दोबारा मिल गया ना, कभी नहीं भूलोगे। चलो देखते हैं अगला बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। मैं नहीं बताऊंगा इसको। कौन सा कथन सही है? कैथोड किरणें कैथोड किरणों के समान है? बीटा किरणें कैथोड किरणों के समान है कि नहीं है? एक सेकंड, बीटा किरणें कैथोड किरणों के समान है कि नहीं है? यही आंसर किया था हम लोगों ने, और यहां भी हमारा आंसर क्या होगा? यही होगा। ये भी नहीं भूलोगे अब तुम लोग। ये देखो जरा 21, क्या ये हुआ है? बीटा विकिरण में विसर्जित इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कहां से होती है? अब तो बता दो कहां से होती है? नाभिक के न्यूट्रॉन के विघटन से। अभी तो किया, नाभिक के न्यूट्रॉन के विघटन से। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसी वीडियो में, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसी वीडियो में, ताकि तुमको याद हो जाए, अभी कभी याद हो जाए। बताओ इसमें, बताओ कौन आवेश रहित है? कौन आवेश रहित है? अल्फा कण क्या है? पॉजिटिव। बीटा कण क्या है? निगेटिव। फोटोन कण हो सकता है कि घर्षण के कारण से हो जाए, लेकिन हमारा आंसर कौन होगा? फोटोन। क्या होगा? फोटोन। ये भी किया था अभी। चलो ये जरा ये किया क्या? हाँ, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की आसिया अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है, हम उसे उसका क्या बोलते हैं? अर्ध आयु बोलते हैं। अभी किया? ओके। ये देखो जरा, ये देखो जरा, इसका आंसर करो, जल्दी से जल्दी करो। सर ये तो नहीं किया हम लोगों ने। ये नया है। आ जाओ मैं इसको बताता हूं। ये एक आपके पास तत्व है। सर पेन ले लो। ये आपके पास एक तत्व है, क्या कह रहा है कि इस अल्फा क्षय हो रहा है। देखो अल्फा क्षय होगा ना, तो यहां से 2 निकलेगा और हीलियम निकलेगा ना, और यहां से 4 निकलेगा, हीलियम निकलेगा। तो Z-2 A-4। तो देखो Z-2 A-4 Y बन गया। ओके, हीलियम निकल गया। जी हाँ ये सही है, क्योंकि हीलियम निकलेगा। अल्फा कण जब भी निकालने के लिए आपसे बोलेगा, मतलब कि हीलियम को निकाल रहा है। हीलियम निकाला, और हीलियम निकलने के बाद Z में से 2 घटा दो, Z-2, A में से 4 घटा दो, A-4। दिस वन इज करेक्ट। बाकी सब गलत होंगे, देख लो, बाकी सब गलत होंगे, देख लो, खुद से देख लो, सब गलत होंगे। क्वेश्चन डरावना जरूर था, लेकिन आसान था। ये देखो 25 नंबर क्वेश्चन, आ जाओ देखते हैं। बोर की आवृत्ति शर्त क्या है? बोर ने बोला था कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो वो ऊर्जा निकालेगा, वो अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा, उत्सर्जित करेगा।
और वो ऊर्जा जो होती है वो h न्यू के बराबर होती है। साथ ही साथ जिस कक्षा से दूसरी कक्षा में गया है उन कक्षाओं के ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। तो E1 माइनस E2 बराबर h न्यू, E1 माइनस E2 बराबर h न्यू, और हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा? बी, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, अरे यार ओह सो सैड, आज तो बड़ा ही जल्दी खत्म कर दिया सर। अरे जल्दी खत्म नहीं, कि क्वेश्चन ही कम था, है ना, मैं तो वहीं डूबा जहां पानी कम था। अरे कोई बात नहीं, चलो यहां देखो, ऐसा है कि ये जो आपके मैंने 3 लेक्चर डाले जिसमें परमाणु नाभिक था, वो कम सवाल दिए गए हैं नहीं, ये पूरा का पूरा एक कंपैक्ट, पूरा का पूरा एक खोजा हुआ, छानबीन किया हुआ सारा क्वेश्चन है। अब इससे ज्यादा नहीं आएगा। तुम वो 2 वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो, और उसके बाद एकदम फाड़ दोगे। ये जितने परमाणु और नाभिक से सवाल आएंगे, रेडियो एक्टिविटी से आएंगे, एक भी छूटने वाला नहीं है। तो अगला वीडियो किस चीज का होगा? तो अगला वीडियो होगा हमारा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8। और उस चैप्टर का क्या नाम है सर? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो तैयार कीजिए थ्योरी पार्ट, घर पे आज ही से पढ़ना कर दीजिए थ्योरी पार्ट, क्योंकि कल अपलोड करने वाले हैं चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।